बच्चों, वेलकम टू मेडिकल बायोलॉजी क्लासेज। मैं सनी मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसे कि हम जानेंगे चैप्टर 12 की थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ नए चीज़ों के बारे में। आज हम युग्मनज के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि युग्मनज क्या चीज़ है, तो यह जो है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। युग्मज किसके विभाजन के? तो अर्धसूत्री विभाजन, यानी नर और मादा के संयोग से दोनों के संबंध मात्र और मिलन के द्वारा युग्मज का निर्माण होता है। आधे भाग मादा से और आधे भाग नर के भागों के द्वारा यानी वृषण और अंडों के मेल से इसका निर्माण होता है। जैसे कि हम देखेंगे कि आज का हेडिंग है भ्रूणीय विकास की अवस्था। आज का हेडिंग क्या है? भ्रूणीय विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें हम जानेंगे कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में भ्रूणीय विकास की निम्नलिखित अवस्था है। किस तरह के? तो उच्च श्रेणी के जंतु में, उच्च श्रेणी के जंतु क्या आ जाते हैं? तो मनुष्य हो जाते हैं, बड़े हाथी हो जाते हैं, बड़े बड़े जो जानवर होते हैं उस तरह के जीवों को उच्च श्रेणी के जीव कहते हैं। तो उसमें भ्रूणीय अवस्थाएं जो होती हैं निम्नलिखित होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पहले तो हम जानेंगे युग्मनज के बारे में, गैमीटोजेनेसिस के बारे में। युग्मनज के बारे में क्या जानेंगे? गैमीटोजेनेसिस। देखिए, गैमीटोजेनेसिस जो होता है इसका अर्थ होता है विवाह के पूर्व, यानी विवाह के पूर्व नर और मादा के संबंध मात्र से जो शिशु निर्माण होता है इसे हम युग्मनज कहते हैं। देखेंगे कि वृषण अथवा अंडाशय की जनन एपिथेलियम में, किसमें? तो वृषण अथवा अंडाशय की जनन एपिथेलियम में अर्धसूत्री विभाजन फलस्वरूप अगुणित युग्मकों के निर्माण, अगुणित युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। किसके निर्माण क्रिया को? तो अगुणित। अगुणित का मतलब होता है कि इसकी संख्या अत्यधिक होती है। और इसमें क्या कर रहा है कि असूत्री विभाजन होता है, यानी वृषण अथवा अंडाशय। वृषण जानते हैं कि नर जनन अंग है और अंडाशय जो है मादा जनन अंग है, यानी नर और मादा दोनों के संबंध मात्र से अर्धसूत्री विभाजन फलस्वरूप, दोनों के संबंध मात्र से अर्धसूत्री विभाजन फलस्वरूप जो निर्माण की क्रिया होती है उसे हम युग्मनज कहते हैं। देखेंगे शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण इसी क्रिया के फलस्वरूप होता है। किसका निर्माण? शुक्राणु तथा अंडाणु का निर्माण। आप जानते हैं कि नर में शुक्राणु का निर्माण होता है जबकि मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। नर में किसका? शुक्राणु का, और मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। किसके फलस्वरूप? तो युग्मज के फलस्वरूप। किसके द्वारा? तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। फिर दूसरा देखेंगे कि युग्मक जनन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो युग्मक जनन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका शुक्र जनन और दूसरा है अंड जनन। आप सीधी भाषा में आप सभी जानते हैं कि नर के जनन भाग से निकलने वाले रसायन को क्या कहते हैं? शुक्र जनन, और अंडाशय मादा के द्वारा। लेकिन देखेंगे शुक्र जनन क्या होता है? स्पेरोमेटोजेनेसिस होता है इसका इंग्लिश। कह रहा है कि इस प्रक्रिया में नर के वृषण, आप वृषण जानते हैं क्या है? तो नर जनन अंग को वृषण कहते हैं। वृषण किसे कहते हैं? तो नर जनन अंग को की जनन उपकला से अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्र जनन से किसका निर्माण होता है? वृषण के द्वारा। अगर सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि शुक्र जनन यानी शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? तो वृषण में। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है और यह क्या होती है? तो अगुणित होती है। इस प्रक्रिया में नर के वृषण की जनन उपकला से अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण होता है जिसे शुक्र जनन कहते हैं। या अपनी भाषा में आप डाल सकते हैं कि नर के वृषण के जनन उपकला से निकलने वाले शुक्राणुओं को शुक्र जनन कहते हैं। क्या? नर के वृषण से निकलने वाले शुक्राणुओं को शुक्र जनन कहते हैं। यानी सीधी बात है, शुक्राणु किसे कहते हैं? तो नर के वृषण से निकलने वाले पदार्थ को। दूसरा जानेंगे अंड जनन ऑर्गेनेसिस। अंड जनन क्या है? तो इस प्रक्रिया में मादा के अंडाशय, अब देखिए मादा के अंडाशय, तो अंडाशय क्या है? तो मादा जनन अंग है। वृषण जो है नर जनन अंग है और मादा जो है क्या है? तो
पर चलिए, अंडाशय जो है मादा जनन अंग है। कह रहा है कि जनन उपकला से अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु से किसका निर्माण होता है? तो अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। अगुणित का मतलब होता है अत्यधिक, जिसे हम गिन नहीं सकते और यह बढ़ती ही जाती है। सीधी सी बात अगर अपनी भाषा में से कहें तो मादा के अंडाशय से निकलने वाले क्रिया को अंडाणु कहते हैं। यानी अंडाशय से निकलने वाले, यानी मादा के जनन अंग से निकलने वाले पदार्थ अंडाणु कहते हैं। यानी अब देखिएगा स्खलन क्या है, इंजोस्किन क्या है, स्खलन क्या है। तो क्या कर रहा है कि मैथुन क्रिया के समय नर के भ्रूण का मादा की योनि में मुक्त होना। किसका? तो नर के भ्रूण का मादा की योनि में मुक्त होना क्रिया जनन स्खलन कहलाती। स्खलन का मतलब होता है कि नर के भ्रूण, आप जानते हैं कि नर के जनन अंग से भ्रूण यानी ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है, चिपचिपे उजले सफेद पदार्थ का निर्माण होता है, जो कि मादा की योनि में जब उसे स्खलित किया जाता है यानी पहुंचाया जाता है तो उसे नर जनन अंग स्खलन कहते हैं। इसको काटो तो स्टॉप करो। तो आपरा अथवा आवला निर्माण, तो इसमें है कि भ्रूण का मादा की गर्भाशय की भित्ति के साथ, किसका? तो भ्रूण का मादा की गर्भाशय की भित्ति के साथ वह अस्थाई संबंध, क्या कर रहा है कि वह अस्थाई संबंध जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है। कितने? तो मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय, जिसके द्वारा भ्रूण और मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है, आपरा या आंवला कहलाता है। तो सीधा क्वेश्चन है कि आपरा या आंवला किसे कहते हैं? तो गर्भाशय भित्ति के वह अस्थाई संबंध जिसके द्वारा भ्रूण अथवा मादा के गर्भाशय की भित्ति में रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है, उसे अपरा या आंवला कहलाता है। और इसके निर्माण की क्रिया को जरायुन्यास कहते हैं। और जब यह उत्पन्न होती है तो इसके निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जरायुन्यास कहते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे गैस्टुला भवन। क्या बात करेंगे? गैस्टुला भवन, गैस्टुलेशन। इसमें देखेंगे कि ब्लास्टुला से 3 जनन स्तरों वाले, किसे? तो ब्लास्टुला से 3 जनन स्तरों वाले गैस्टुला का निर्माण होता है। ब्लास्टुला से कितने स्तरों वाले? तो 3 स्तरों वाले गैस्टुला का निर्माण होता है, जिसे गैस्टुला भवन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो जिसे गैस्टुला भवन कहते हैं। अब कहेंगे अंग विकास। तो देखेंगे ऑर्गेनिज्म कहा कि गर्भावस्था एवं भ्रूणीय विकास के दौरान, क्या करा है? तो गर्भावस्था एवं भ्रूणीय विकास के दौरान गैस्टुला लार्वा के 3 जनन स्तरों से विभक्त अंगों का निर्माण होता है। कितने अंग से? तो लार्वा के 3 जनन स्तरों से, से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, उसे अंग विकास कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि अंग विकास किसे कहते हैं? तो गर्भावस्था एवं भ्रूणीय विकास के दौरान गैस्टुला लार्वा के 3 जनन स्तरों से विनिमय अंगों का निर्माण होता है, उसे हम अंग विकास कहते हैं। प्रसव देखेंगे तो गर्भावस्था में भ्रूण के पूर्व विकसित हो जाने के पश्चात, किसके? गर्भावस्था में भ्रूण के पूर्व विकसित हो जाने के पश्चात गर्भधारण की निर्धारित अवधि के बाद बच्चे का जन्म लेना प्रसव कहलाता है। अब जानते हैं कि शादी पूर्व माता पिता के दोनों के एक समुचित विकार के द्वारा जब माता गर्भधारण करती हैं तो गर्भधारण के 9वें महीने में माता एक शिशु को निर्माण करती है। उस शिशु निर्माण की क्रिया को प्रसव कहते हैं। तो क्या कर रहा है कि गर्भावस्था में भ्रूण के पूर्व विकसित हो जाने के पश्चात गर्भधारण निर्धारण अवधि, यानी गर्भधारण की निर्धारित जो अवधि होती है उसे हम प्रसव कहते हैं, यानी शिशु का जन्म लेना कहते हैं। अगला है दुग्ध श्रवण। तो यद्यपि यह प्रजनन क्रिया नहीं है, यह जो है प्रजनन की कोई क्रिया नहीं है। दुग्ध श्रवण जो क्या है? प्रजनन की कोई क्रिया नहीं है, किंतु बच्चे के जन्म के बाद मादा की दुग्ध ग्रंथि और दुग्ध श्रावण होता है। लेकिन जब माता से यानी मादा के जब वह गर्भ धारण कर शिशु को जन्म देती है, उसके बाद उसके
दूध श्रावण होते हैं, यानी तब वह दूध श्रावण करने योग्य हो जाती है। कब? जब वह शिशु को जन्म देकर प्रसव करती है तब। इतना आज का हेडिंग था। इसमें हमने जाना कि गैस्ट्रुला भवन क्या है, अपरा या अवला निर्माण किसे कहते हैं, अंग निर्माण किसे कहते हैं, प्रसव क्या है, दुग्ध श्रवण क्या है, और भी बहुत चीजों के बारे में हमने जाना। आप इसको एक क्वेश्चन की तरह लेकर इसे अलग अलग धारणाएं बांटकर आप क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं। बहुत से यह प्रश्न आते हैं 2 नंबर के प्रश्नों में इसे पूछा जाता है कि गैस्ट्रुला भवन क्या है, या अपरा या आंवला अथी क्या है। ये सभी प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो इस चीजों को आप याद करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सके और अच्छे नंबर से पास हो सके। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर बताएंगे आगे के टॉपिक के बारे में। धन्यवाद। तो अब हम बात करेंगे स्खलन के बारे में, इंजेक्शन ऑफ इंस्पिरेशन। करा कि मैथुन की क्रिया के समय नर के भ्रूण का, किसके? तो नर के भ्रूण का मादा के योनि में मुक्त होना, किसमें होना? तो मादा की योनि में मुक्त किया जाना स्खलन कहलाता है। यानी जब नर अपने चरम सीमा पर पहुंचती है तो उसके नर जनन अंग के द्वारा एक चिपचिपे तरल पदार्थ निकलती है। जब उसे मादा की योनि में प्रवेश कराया जाता है तो इस क्रिया को हम स्खलन कहते हैं। क्या करते हैं? इस क्रिया को स्खलन कहते हैं। चलिए उसके बाद बात करेंगे निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन में जानते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है? तो शुक्राणु एवं अंडाणु एक दूसरे के संपर्क में आने पर, कौन? शुक्राणु एवं अंडाणु। शुक्राणु यानी नर के भाग से निकलते हैं और अंडाणु मादा के भाग से। तो शुक्राणु एवं अंडाणु जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, संयुग्मन करके युग्मन बनाते हैं। तो जब यह दोनों एक साथ आते हैं, शुक्राणु और अंडाणु जब एक साथ एक दूसरे के समीप आते हैं, तब इनके मिलन से युग्मनज का निर्माण होता है। तब किसका निर्माण होता है? तो इनके मिलन से युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। किस प्रक्रिया को? तो नर और मादा के एक साथ, नर के यानी शुक्राणु और मादा के अंडाणु के जब एक साथ मिलने से युग्मन निर्माण होता है, और इस सारी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे विदलन, क्लीवज। कहा कि इस प्रक्रिया में युग्मनज तेजी से समसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है? तो इस प्रक्रिया में युग्मनज तेजी से समसूत्री विभाजन करता है, जिससे एक खोखली गेंद के समान रचना बनती है। किसके? युग्मनज के तेजी से, जब युग्मनज तेजी से समसूत्री विभाजन करता है, जब युग्मनज समसूत्री विभाजन करता है तेजी से, तो उसके परिणाम स्वरूप एक खोखली गेंद की समान रचना बनती है। कैसी रचना बनती है? तो एक खोखली गेंद के समान की रचना बनती है, जिसे हम कोरक कहते हैं। जिसे हम लोग क्या करते हैं? कोरक कहते हैं। और स्तनधारियों में यह रचना कोरक पुटिका कहलाती है। जबकि यही कोरक स्तनधानियों में जब यह पूर्ण होती है तो उसे कोरक पुटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरक पुटिका। किसमें? स्थानियों में निषेचन समसूत्री विभाजन जब कराई जाती है तो उसे कोरक पुटिका कहते हैं। यह संपूर्ण क्रिया ब्लास्टुलेशन कहलाती है, और यह पूरी क्रिया जब संपन्न होती है तो उसे ब्लास्टुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टुलेशन कहते हैं। चलिए उसके बाद बात करेंगे भ्रूण का रोपण। अगला हेडिंग है भ्रूण का रोपण इम्प्लेक्शन। भ्रूण का रोपण इम्प्लेक्शन बारे में जान करेंगे। तो गर्भाशय की दीवार से कोरक पुटिका के, क्या कर रहा है कि गर्भाशय की दीवार से कोरक पुटिका के स्थापित होने की क्रिया, क्या होने की क्रिया? तो स्थापित होने की क्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है। जब उनका स्थापित होते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो भ्रूण का रोपण कहलाती है। या कोरक पुटिका गर्भाशय की दीवार के, या क्या कहती है? कोरक पुटिका गर्भाशय की दीवार के अंत स्तर में स्थापित होती है। अगर पूछा जाए कि गर्भाशय में कोरक पुटिका कहाँ पे होती है, तो अंत स्तर में स्थापित होती है। कहाँ पे होती है? तो अंत स्तर में स्थापित होती है। हमने कोरक पुटिका में जाना कि कहाँ पे होती है।